हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है और काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर के साथ। तो सबसे पहले देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बिल एक्ट जो कानून अब बन चुका है, लेकिन हाँ इसके ऊपर स्टे लग चुकी है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो कि 200 डेज से ज़्यादा हो चुका है फार्मर्स प्रोटेस्ट का। तो इसलिए इस कानून को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो क्वेश्चन बनेंगे ही। तो चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि एक्चुअली इस 3 कानून में ऐसा क्या बात रखा गया है जिससे कि हमारे किसान इतने परेशान हैं। तो 3 कानून का नाम देख लीजिए। सबसे पहले है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सेकेंड वन इज़ फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड Farm Services Act 2020. Third one is the Essential Commodities Amendment Act 2020. So these are the 3 main act जिसमें कि अभी हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की मतलब क्या है, ये मैं पूछी थी। तो इसकी करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगी, जो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ 0। इट मीन्स कि जितने पर्सन की ज़रूरत है एक काम को करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा पर्सन वहाँ पे इंक्लूड है तो उसको हम लोग कहते हैं काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहाँ पे जो बाकी एक्स्ट्रा लोग इंक्लूड है तो उनकी यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो तो 0 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक फ़ोन बनाने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, अब उस एक फ़ोन को बनाने के लिए 8 लोग अगर वहाँ पर काम कर रहे हैं तो रेस्ट ऑफ द जो 4 पर्सन है उनकी तो प्रोडक्टिविटी 0 हो गई। तो इसको हम लोग एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन ये कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कौन कौन से ग्रुप ऑफ आइटम्स इंक्लूड है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो भी हम लोग लोन लेते हैं, हमारी सरकार जो लोन लेती है ना, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से हो चाहे वर्ल्ड बैंक से हो, तो ये सारी चीज़ें हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व्स में नहीं इंक्लूड होता है। तो क्या इंक्लूड होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें कि फॉरेन करेंसी एसेट हो, गोल्ड होल्डिंग हो जो आरबीआई का है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है। क्या ये एक शॉर्ट टर्म कैपिटल है जो कि इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती है, या लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल है जो कि न्यू इंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, या फिर फंड है जो कि इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है जब इंडस्ट्रीज़ लॉस में जा रहे हैं, या फिर एक तरीके का फंड है जो कि इंडस्ट्रीज़ के रिनोवेशन या फिर उसके रिप्लेसमेंट के लिए। तो है क्या, ये आपको बताना है वेंचर कैपिटल। ये भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है। एक और आप लोग ले लीजिए क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको बताना है कि करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका 2 पार्ट है, एक तो है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में किस किस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेजर्स करते हैं वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे है, एलिमिनेट करके आप लोग देख सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या हालत है। पहले से आप समझिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि प्राइमरी सेक्टर आता है, इसमें हमारे कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा लोग हैं जिनकी लाइवलीहुड डिपेंड होती है, जिनका दिनचर्या जो है, जिनकी जीवन जो है वो डिस्क्राइब होता है उनके खेती बाड़ी से। तो 70% हमारे यहाँ के ग्रामीण हाउस होल्ड है जो कि डायरेक्टली वो डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर में। 7% जो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर आउटपुट है वो आपका इंडिया से ही आता है। साथ ही इंडिया की अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट देखें तो 2.15 है, जो कि पूरे वर्ल्ड की एग्रीकल्चर ट्रेड होती है। 82% जो हमारे यहाँ के किसान हैं, ये सबसे दुख की बात है कि हमारे यहाँ छोटे और मंझोले किसान बहुत ज़्यादा है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। तो ये किस तरीके के किसान हैं, ये ऐसे किसान होते हैं जिनके पास या तो 1 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है या तो खुद की ज़मीन भी नहीं होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम ज़मीन होती है मेजॉरिटी के पास, इसलिए इनको हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ 82% तक है। साथ ही आप देखो कि ये पूरी तरीके से जो हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसमें मैक्सिमम जो है वो 18% ऑफ जीडीपी जो है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत बड़ी बात है एग्रीकल्चर, इसलिए हमारे यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ये माना जाता है। लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत है आज के डेट में रिफॉर्म करने का, इसको समझते हैं। सबसे पहले है नॉन रेन्यूमरेटिव फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो किसान है हमारे यहाँ वो बहुत सारे इनपुट्स लगाते हैं जब वो कोई भी फसल को उगाते हैं। वो बीज खरीद के लाते हैं, इरिगेशन के लिए उनको जो है पानी की सुविधा लानी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी पंप के थ्रू अगर वो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है, उनको फर्टिलाइज़र्स के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उनको अच्छी तरीके से मशीन वगैरह जो वो लोग चलाते हैं जैसे प्लॉइंग वगैरह हो, तो बहुत सारा काम उनके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि जितना वो इनपुट लगाते हैं ना उस हिसाब से उनको आउटपुट नहीं मिलता, लागत नहीं मिलती है उनको, वो घाटे में जाते हैं। इसलिए आप देखते हो कि मेजोरिटी ऑफ जो फार्मर्स है हमारे यहाँ के, वो आपको गरीब देखने को मिलेगी, उनकी कंडीशन सही नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि उनको उनके मेहनताना उनका उतना मिलता नहीं है।
जो वो क्रॉप उगाते हैं उनसे उनको उतना फ़ायदा होता नहीं है, जितना वो इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए उनको फेयर प्राइस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये आपका रिफॉर्म लाया गया है। साथ ही एपीएमसी के साथ भी इश्यूज़ थे, जो कि आप देखो कि यहाँ पे कंपटीशन को कम करने की बात की जा रही थी, अनड्यू डिडक्शन हो रहा था, जिसमें कि आप देखो कि एपीएमसी मंडी में अगर कोई भी किसान अपने फसल को बेचते हैं, वहाँ पे दाम लगाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा चार्जेस भी देना पड़ता है। एक तो वहाँ पे कमीशन चार्ज देना पड़ता है, सेकंड वहाँ पे मार्केट फ़ीस देना पड़ता है, थर्ड आप समझो कि कोई बिहार के अगर किसान है, उनको अगर मंडी में जाना है तो वो गाँव से निकल कर जब मंडी में जाएंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी तो खर्चा होगा ना, उतने दूर जब वो अपने फसल को लेकर जाएंगे ट्रक से, ट्रैक्टर से, किसी से भी, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होगा। तो ये सारे खर्चे मिलाकर जो है ना उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, किसान को उतना मिल नहीं पाता है, उनको घाटा ही होता है। साथ ही इस कानून में आप देखो कि हाईली रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो मल्टीपल चैनल है ना मार्केटिंग का, उसको प्रमोशन करने में। तो देख लेते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही है। ये सारी कुछ बेसिक पॉइंट्स थी जिससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, अब ज़रूरी है रिफॉर्म करना, क्योंकि 70 साल 72 साल हो गए हैं हमारे आज़ादी के, उस समय से जो किसान की स्थिति है वो आज भी वैसे ही बनी हुई है। क्यों अब तक नहीं सुधर पाई? तो फर्स्ट कानून के बारे में हम लोग देखें, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, यानी कि फार्मर्स की जितनी भी यहाँ पे फसल है और वो जितना भी व्यापार करते हैं उसमें उनको प्रमोट करना है, उनके व्यापार को बढ़ाना है, और साथ ही साथ उनको फैसिलिटेट भी करना है, उनको और ज़्यादा फैसिलिटेशंस वगैरह, फैसिलिटी वगैरह जो है उनको प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस के बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या बातें रखी गई है। यहाँ पे रखा गया है इस कानून में कि जो इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है किसान के प्रोड्यूस का, यानी कि आप समझो कि कोई किसान अपने गांव में अगर उगा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने राज्य में ही इसको बेचते होंगे, या फिर वो दूसरे राज्यों में भी बेचते हैं, क्योंकि उनको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ वो ज़्यादा अपना जो है क्रॉप को बेचते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोड्यूस आउटसाइड जो फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ मार्केट यार्ड रन बाय मार्केट कमेटी, और जो कि एपीएमसी एक्ट के तहत बनता है, और अदर मार्केट जो कि यहाँ पे नोटिफाई किया गया है स्टेट एपीएमसी एक्ट के थ्रू, यानी कि जो भी अब व्यापार हो रहा है ना, अब यहाँ पे क्या है कि एपीएमसी से बाहर भी बेच सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसान जो है ना अब इस मंडी में जाकर पहले अपनी क्रॉप को, फसल को दे, उसके बाद वहाँ से जो है वो मार्केट में जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब इसके बाहर भी बेच सकते हैं। तो अब देखिए ये कानूनी तौर पर ऐसा कह दिया गया, लेकिन आप लोग अगर ग्राउंड लेवल पे देखोगे ना, तो हमारे यहाँ के मैक्सिमम जो किसान है, मोर देन 80% जो फार्मर्स है ना, वो एपीएमसी के बाहर ही बेचते हैं। ठीक है, एपीएमसी लाया गया था कि यहाँ पे जाके किसान जो है अपनी फसल को बेचे, उनको सही तरीके का रिटर्न मिले, वैसा हो नहीं रहा था। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया कि अब कानूनी तौर पर ये जो है ना किसानों को छूट दे दी गई कि ठीक है अब आप लोग जो है आराम से कहीं पे भी बेचो, लेकिन हो भी रहा था अभी भी यही चीज़ है। साथ ही आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, यानी कि अब यहाँ पे एक और फ़ायदा दिया गया है कि आप ऑनलाइन भी अपना व्यापार कर सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रेगुलेटेड अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको रेगुलेट किया जाता है राज्य की जो एपीएमसी कानून है ना उसके तहत। अब हर एक राज्य का कानून जो एपीएमसी का है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। बिहार में आप देखो कि एपीएमसी कानून बना था, लेकिन फिर उसको एबॉलिश कर दिया गया 2006 में। क्यों? क्योंकि वहाँ के किसान जो थे ना उनको वो पसंद ही नहीं आ रहा था, वो अधिकतर किसान बाहर ही बेचना सही समझ रहे थे इंस्टेड ऑफ मंडी। वहीं अगर महाराष्ट्र का आप एपीएमसी एक्ट देख लो, तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके का छूट दिया गया है, जिससे कि किसान जो है ना वो बेटर समझते हैं कि एपीएमसी मार्केट में वो बेच सकते हैं, या फिर प्राइवेट ट्रेडिंग भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे रखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी वो कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन वो जो है इस तरीके के प्रोड्यूस का बाइंग और सेलिंग भी वो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब ये देखिए ये सारी जो फॉलोइंग इंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं इस तरीके का प्लेटफॉर्म, जैसे कोई कंपनी हो गई वो अपना प्लेटफॉर्म बना ली, ऑनलाइन ही जो है वो किसानों से बात करके जो है उनको ये बता दिए हैं कि आप इतने आलू, इतने एकड़ ज़मीन में आलू आप बोइए, इतने एकड़ ज़मीन में आप प्याज बोइए, हम आपसे डायरेक्ट खरीद लेंगे। तो इस तरीके का क्या हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया। कोई पार्टनरशिप फर्म्स भी हो सकते हैं, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ भी हो सकती है जिनके पास परमानेंट अकाउंट नंबर हो, वो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। ठीक है, तो ये एक पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देखते हो एफपीओ होता है, जिसमें कि जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, 10-15 किसान अपना ग्रुप बना लेते हैं, और जिसमें कि वो ऐसा काम करते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, है कि नहीं, फसल बढ़े, उसके लिए वो काम करते हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग बढ़े, पैसे बढ़े, इनकम बढ़े उनके, इसके लिए यहाँ पे आप देखिए कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है तो इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये दो लोग हैं यहाँ पे किस तरीके का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं किसान के साथ।
मार्केट फ़ी को एबॉलिश किया गया, यानी कि ये जो कानून है ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को रोका गया है कि वो किसी भी तरीके का मार्केट फ़ी लगाएंगे, या फिर जो फार्मर्स के ऊपर सेस लगाया जाता है, ट्रेडर्स के ऊपर सेस लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे है फॉर ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूसेस जो कंडक्ट किया जा रहा है, तो वो आउटसाइड ट्रेड एरिया में किया जा रहा है। इट मीन्स कि देखिए, जो एपीएमसी मंडीज़ थी वहाँ पे मार्केट फ़ी लगती थी, तो उसके कारण जो है किसान नहीं बेटर समझते थे, उतना कौन देगा, 3% का आप कमीशन चार्ज भी दो, उसके बाद आप मार्केट फ़ीस भी दो, तो इससे बेटर है कि आप उतना पैसा बचा लो और साथ ही साथ जो है बाहर जाकर आप बेच दो। तो यही काम किसान करते थे, और यही काम जो है अब कानूनी तौर पर किसानों को कहा गया कि अब आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरीके का भी आपको जहाँ अच्छा रिटर्न मिलता है वहाँ पे आप जाकर अपनी फसल को बेच सकते हो। ठीक है। सेकंड कानून में क्या है कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मेनली देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा प्राइस एश्योरेंस किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही होता है कि पहले ही पैसा तय कर लो कि किसानों के साथ कि हाँ आपको इतने रेट में जो है इतना हम लोग आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे, टमाटर खरीदेंगे, और आप इसको बोइए। तो 6 महीना एक सीज़न जो कंप्लीट होता है, जैसे खरीफ सीज़न, रबी सीज़न, तो आपका जो भी सीज़न कंप्लीट होता है, जिस सीज़न में कोई क्रॉप के लिए अगर पैसा रेट अगर फिक्स किए, तो 6 महीने के बाद भी चाहे वो मार्केट में उसकी वैल्यू घटी हो या बढ़ी हो, वो उतने ही रेट में वो फार्मर्स के से खरीदा जाएगा जितना में ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कहा जाता है, जिससे कि यहाँ पे किसानों को फ़ायदा होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये आप देखोगे कि कुछ कुछ राज्य में ये इम्प्लीमेंट ऑलरेडी किया गया था। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे ऐसे राज्य है जहाँ पे इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती थी। लेकिन अब इसको ऑल ओवर इंडिया में लाया गया है कि पूरे भारत के किसानों को अब ये फ़ायदा मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। तो यहाँ पे क्या है कि फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो मैक्सिमम पीरियड है किसी एग्रीमेंट का, वो एक क्रॉप सेशन का ही होना चाहिए। इट मीन्स कि खरीफ सीज़न जो होता है, खरीफ सीज़न में जो भी यहाँ पे पैदावार हो रहे हैं उसी में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए, जिसमें किसानों के साथ जो है आप खरीफ सीज़न भी हो गया, रबी सीज़न भी हो गया, जायद सीज़न भी हो गया, सबको आप कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस कानून के तौर पे क्या कहा गया है कि सिर्फ एक बार में एक ही सीज़न का यहाँ पे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक प्रोडक्शन ऑफ साइकिल का, यानी कि एक प्रोडक्शन साइकिल होता है ना लाइव स्टॉक का, उसी का। सेकंड बात कही गई कि जो मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए, जब तक यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल जो है वो मोर देन 5 साल ना हो जाए। 5 साल का पीरियड होना चाहिए, 5 साल आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। और साथ ही साथ आप देखो प्राइस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस, यानी कि जो यहाँ पे फार्मिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी प्राइसिंग जो है वो एग्रीमेंट में बिल्कुल से मेंशन कर देना है। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक पीस ऑफ पेपर में, जो भी यहाँ पे फार्मर्स है और जो भी यहाँ पे कंपनी है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, वो यहाँ पे पहले ही तय करके इस पीस ऑफ पेपर में लिख दे कि वो कितने प्राइस में फार्मर से कब खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कौन सा क्रॉप खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एकदम एश्योर्ड होना चाहिए। साथ ही डिस्प्यूट सेटलमेंट भी है। अब इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वाजिब सी बात है कभी ना कभी तो यहाँ पे लड़ाई होगी, झड़प होगी, कोई ना कोई धोखा देने का ज़रूर कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो भी तरीके का डिस्प्यूट होगा उसको सेटलमेंट करने के लिए भी एक कंसिलिएशन बोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। साथ ही कंसिलिएशन प्रोसेस भी होगा जिसके थ्रू जो भी डिस्प्यूट है फार्मर्स और कंपनी के बीच में वो यहाँ पे सेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है। एट फर्स्ट देखो कि सारे डिस्प्यूट को यहाँ पे बोर्ड फॉर रेजोल्यूशन के लिए रेफ़र किया जाएगा। अगर डिस्प्यूट अभी भी 30 डेज़ हो चुका है, 1 महीने हो चुका है और वो अनरिजॉल्व है, तो पार्टी जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम के पास वो जा सकते हैं रिजोल्यूशन के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे एसडीएम डीएम का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा है। साथ ही आप देखो कि दोनों मजिस्ट्रेट हो गए या एपलेट अथॉरिटी हो गए, उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि जो भी डिस्प्यूट होना उसको वो डिस्पोज करे, वो भी 30 डेज़। जब से उनके पास एप्लीकेशन पहुँच गया तब से 30 दिन यानी 1 महीने का ही उनको समय होगा कि उस तरीके के किसान और कंपनी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट हुआ है उसको आप सही से उसको रिजॉल्व कीजिए। मजिस्ट्रेट और जो एपलेट अथॉरिटी है ना, वो यहाँ पे पेनाल्टी भी लगा सकते हैं। अगर उनको लग गया कि कोई यहाँ पे गलत कर रहा है, जैसे कंपनी अगर कुछ गलत करने की चाह रही है और किसानों को अगर लूटने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंपनी के ऊपर पेनाल्टीज़ भी लगा सकते हैं। अब ये पावर किसको दिया गया है? तो भाई पावर दिया गया मजिस्ट्रेट और एपलेट अथॉरिटी को। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए कि एक्शन जो लिया जाएगा ना, वो यहाँ पे किसके अगेंस्ट में? तो एग्रीकल्चर लैंड ऑफ फार्मर्स के अगेंस्ट में लिया जाएगा। और कोई भी अगर ड्यूज़ है, मान लीजिए ड्यूज़ वगैरह है, तो उसको रिकवरी के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड जो कानून है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या किया गया है ना कि फूड आइटम्स को रेगुलेट करने की बात की गई है। इस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ जो यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है सर्टेन फूड आइटम्स का, जिसमें आप देखो कुछ सीरियल्स है, पल्सेस है, पोटैटोज़, ओनियन, एडिबल ऑयल, सीड्स, ऑयल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ों की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए जो है ये आपका इस तरीके के कानून में अमेंडमेंट किया गया। और वो कब? तो सिर्फ ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। जैसे अभी आप देखो पेंडेमिक का सिचुएशन है, तो ये कानून काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग से ही
चल रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में क्या था कि एसेंशियल चीज़ें ही आपको मिल पा रही है। जहाँ पे भी आज की भी डेट में जो भी राज्य में आपका लॉकडाउन है, तो वहाँ पे एसेंशियल चीज़ें की जो है ट्रांसपोर्टेशन ना ही रुकी है, ना ही उसकी सेल परचेज़ रुकी है। तो ये क्या होता है, ये एसेंशियल है, डेली आपको यहाँ पे कंज्यूम करना ही है। तो ये सारी चीज़ें, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसका सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या क्या आता है, मान लीजिए वॉर हो गया, फेमाइन हो गई, अकाल हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर प्राइस राइज हो गया, जैसे प्याज वगैरह की आप देखते हो, नेचुरल कैलामिटी हो गया। आज की डेट में जो पैंडेमिक है उसको नेचुरल कैलामिटी ही कहेंगे। तो इससे पहले जो कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि कुछ सर्टेन कमोडिटीज़ है, जैसे फूड आइटम्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो उसको वो डेजिग्नेट करेंगे एज ए एसेंशियल कमोडिटीज़। यानी कि कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पे कहा जाएगा कि हाँ ये एसेंशियल है, ये लोगों की जो है डेली रोज़मर्रा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, इन सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूट को, ट्रेड को, कॉमर्स को, और प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। तो इस कानून से जो था ना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर थी। अभी भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पूरी पावर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या किया गया ना, स्टॉक लिमिट। आप देखिए क्या है कि पहले क्या था ना कि इस कानून में अब यहाँ पे जो कोई भी स्टॉक लिमिट को जो इम्पोज करने की ज़रूरत यहाँ पे जो भी लगेगा कि हाँ स्टॉक लिमिट करना है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो वो यहाँ पे प्राइस राइज की ही बेसिस पे होगा। जब प्राइस राइज हो जा रहा है, इट मीन्स कि अब इस कानून के तौर पे आप समझो कि यहाँ पे अब छूट दे दिया गया है कि आप स्टॉक कर सकते हो, जो भी कमोडिटीज़ है उसकी आप स्टॉक कर सकते हो। तो जैसे आप देखो कि क्या होता है कि जब किसी भी कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसकी स्टॉक पाइलिंग करके रख लिया जाता है, फिर उसको होर्डिंग में, ब्लैक होर्डिंग जिसको कहते हैं, तो वो होर्डिंग होती है जिसमें आप देखो कि महंगे दाम में जो है चीज़ें आपको मिलती है। तो स्टॉक करने के लिए अब सरकार छूट दे दी कि आप स्टॉक कर सकते हो, लेकिन 2 कंडीशन लगाया गया है, तभी यहाँ पे इम्पोज हो सकता है। जब 100% इंक्रीज़ हो रहा है रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, जितने भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसमें अगर 100% इंक्रीज़ हो गया, दुकानों में जो दाम है वो बढ़ गया, 50% इंक्रीज़ हो गया नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम का। अच्छा एक चीज़ और, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल आप लोग सुनते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? पेरिशेबल मतलब होता है कि वैसे अनाज जो कि कुछ समय के बाद बर्बाद हो जाएंगे, टाइम के साथ वो बर्बाद हो जाएंगे, वो ख़राब होने लगेंगे। लेकिन नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स वो होते हैं जो कि बर्बाद नहीं होते हैं आपका समय के साथ। जैसे आप देखो कि अगर टोमेटो कोई भी वेजिटेबल है, अगर आप ऐसे ही रख दो तो कुछ समय के बाद जो है ना, अगर उसको प्रॉपर स्टोरेज में नहीं, फ्रीज़र में नहीं रखोगे, तो वो कुछ समय के बाद अपने आप जो है सड़ गल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके फूड आइटम्स होते हैं जो कि नहीं ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 50% अगर दाम बढ़ गया कौन, नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स का, तो भी यहाँ पे स्टॉक लिमिट जो है वो कर सकते हैं। अब ये जो प्राइस जो बढ़ रहा है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो प्राइस प्रिवेलिंग है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ, यानी कि 12 महीने के पहले, एक साल पहले उसका प्राइस क्या था, उसी के कंपैरिजन में आज के डेट में देखेंगे एक साल के बाद कि इसका प्राइस क्या हो गया है। और जो एवरेज रिटेल प्राइस है लास्ट 5 ईयर का, जो भी कम होगा, लास्ट 5 ईयर में कम होगा या लास्ट ईयर कम होगा, इसको देखकर ही हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हाँ प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, तो ये तीनों कानून की ये 3 बातें थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसके बारे में भी बहुत हल्ला हो रहा है, किसानों को लग रहा है एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यहाँ पे बदल जाएंगे। लेकिन देखिए क्या बातें की जा रही है। रिसेंटली जो यहाँ पे अभी पास हुआ है ये बिल, इसमें बहुत ज़्यादा अप्रहेंशन यहाँ पे फार्मर्स के लिए निकल कर आया है कि आप यहाँ पे जो एमएसपी रिजिम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आप समझिए कि एमएसपी होता क्या है। ठीक है, पहले तो प्रोक्योरमेंट रिजिम यहाँ पे बताया जा रहा है ना, तो चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है कि सरकार यहाँ पे लेती है, जैसे फार्मर्स जो है वो जितना भी अपना फसल उगा रहे हैं, तो फसल उगाते हैं तो फार्मर्स उसको खरीदती है, लेती है। ठीक है, प्रोक्योर करने का काम है फार्मर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोक्योर करने का है कि वो यहाँ पे अपना जो है उनका फसल खरीद लेती है। तो प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म जो है ये काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, जिससे कि हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न को सही तरीके से गाइड कर पाते हैं, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज भी किया जाता है किसानों को। एमएसपी जो होता है ना, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि सरकार के द्वारा जो है फार्मर्स घाटे में ना जाए, इसलिए उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लीजिए कि आलू उगाया गया किसी किसान के द्वारा और वो जो है ना मार्केट तक नहीं पहुंच पाया, या फिर किसी कारणवश जो है बहुत सारे आलू बर्बाद हो गए, तो किसको घाटा हो रहा है? किसानों को घाटा हो रहा है ना, क्योंकि उस आलू को उगाने में ना जाने उसने कितने खर्चे किए, लेबर कॉस्ट लगा, ठीक है, सब कुछ लग जाता है। तो फार्मर सरकार की एक पॉलिसी है कि चलो ठीक है,
कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसके ऊपर एमएसपी देती है सरकार। और एमएसपी देने का मतलब है कि आज के डेट में 23 क्रॉप्स ऐसे हैं जिसमें कि एमएसपी दिया जाता है। तो सरकार क्या कहती है ना कि आपका ये जो आलू है अगर मार्केट में नहीं बिका तो उससे हम लोग जो है इसको एकदम मिनिमम प्राइस में, मान लीजिए कि 5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से हम लोग इसको खरीद लेंगे, ले लेंगे आपसे। इट मीन्स कि कुछ तो पैसा मिल रहा है। कुछ तो क्या होता है, मतलब कि ऐसा होता है कि किसानों को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो घाटा भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एमएसपी जो है यहाँ पे सेट किया जाता है। बट आप देखो कि ये एमएसपी का जो रिजिम है ना, ये भी बहुत अनफेयर टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देखो पंजाब हरियाणा के किसान आज के डेट में जो धरना में बैठे हैं प्रोटेस्ट में, वो इसलिए बैठे हैं ना क्योंकि उनको एमएसपी से बहुत फ़ायदा होता है। उनके यहाँ आप देखो 60% जो उनका वीट खरीदा जाता है सरकार के द्वारा वो एमएसपी में होता है। 70% तक का जो पैडी होता है वो एमएसपी में खरीदा जाता है। तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, कहीं से नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप देखो कि पैडी और वीट जो है, राइस, ये सारी चीज़ें जो है हरियाणा और पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा उगाते हैं। तो ये चीज़ें वही आप देखो कि कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पे सरकार बोलती है कि एमएसपी पे परचेज़ करेगी बट करती नहीं है। ये भी प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखो कि एमएसपी जो है एक प्रोक्योरमेंट प्राइस जैसा ये सर्व करती है और मार्केट प्राइस का एक बेंचमार्क है, यानी कि एक लिमिट, लोअर लिमिट सरकार के द्वारा सेट कर दिया जाता है कि ठीक है हम यहाँ पे आपसे 20 रुपया पर केजी जो है प्याज खरीद लेंगे अगर मार्केट में नहीं है। तो ये क्या होता है ना कि ये किसानों को एक एश्योरेंस प्राइस मिल जाता है कि चलो ठीक है मेरा प्याज जो है वो 20 रुपया पर केजी में तो खरीदा जाएगा। इससे अब क्या है कि वो अपना जो है मनचाहा दाम लगा सकते हैं। किसान क्या है कि अब इसका दुगना दाम में मार्केट में बेचेंगे, 40 रुपया पर केजी बेचते हैं, जिससे क्या होगा कि चलो इतना में नहीं बिका तो कम से कम जो है इतना में बिक जाएगा, जिससे कि किसानों को लॉस नहीं होगा। फाइन। तो यहाँ पे आप देखो कि आज के डेट में 23 कॉमोडिटीज़ में यहाँ पे दिया जाता है एमएसपी जो कि सरकार के द्वारा। तो 14 खरीफ है, 7 रबी है और 2 कैलेंडर ईयर सीजन क्रॉप है। तो ये सारे क्रॉप का लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आप देखो कि गवर्नमेंट जो है ना नोटिफाई की है कि यहाँ पे शुगर केन और जूट के लिए फेयर और रिनोमिनेटिव प्राइस होना चाहिए। देखिए शुगर केन और जो जूट है ना इसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए यहाँ पे सरकारों को, इसलिए यहाँ पे किसानों को एमएसपी पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है सरकारों के द्वारा कि फेयर और रिनोमिनेटिव प्राइस होना चाहिए, यानी कि हर एक राज्य के किसान का जो है ना अलग तरीके का खर्च होता है शुगर केन को उगाने में, जूट को उगाने में। तो उनका जितना खर्च हुआ है ना एटलीस्ट उनको उतना आउटपुट मिलना चाहिए, उतना उनको जो है उनका लागत मिलना चाहिए, उनको कहीं से भी जो है घाटा नहीं होना चाहिए। इसलिए फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस रखा गया है किसके लिए, शुगर केन और जूट के लिए। तो ये याद रखिएगा, ये एमएसपी पे नहीं दिया जाता, ये फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस में दिया जाता है। एमएसपी अगर तोड़िया और डीहस्ड कोकोनट की बात करें तो वो भी फिक्स किया जाता है। जो एमएसपी आपका रेप सीड और मस्टर्ड सीड है और कोपरा का है। तो ये एमएसपी भी आपको याद रखना है। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे एमएसपी नोटिफाई करती है किसके बेसिस पे। हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है, जिसे हम लोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं, CACP कहते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है सरकार को कि ये सारे फसल है इसके ऊपर आपको एमएसपी देना है। तब सरकार जो है यहाँ पे डिसाइड करती है कि ठीक है इसके ऊपर हम लोग एमएसपी देंगे। तो ये चीज़ें याद हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप्स है जो कि एमएसपी के अंदर आते हैं। 14 क्रॉप आपका यहाँ पे खरीफ है, 7 क्रॉप यहाँ पे आपका रबी है और 2 यहाँ पे अलग है जिसको हम लोग जूट और कोपरा कहते हैं। तो 14 क्रॉप जो खरीफ है वो एक बार देख लीजिए, रट्टा मारने मत बैठ जाइएगा, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता आपसे, हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा। पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसम, नाइगर सीड और यहाँ पे कॉटन, ग्राउंडनट। तो जो बेसिक है देखिए, जैसे पैडी हो गया, मेज हो गया, रागी हो गया, ये सब दाल है जितने, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया। ऐसे ही आप देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये सारे इतने इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स है। तो ये खरीफ में है, ठीक है। खरीफ की आपको याद रखनी होगी। रबी की आप देखो तो यहाँ पे वीट, वार्ले, ग्राम, चना वना सब जो है, रेप सीड, यहाँ पे आपका मस्टर्ड ऑयल, ये सब कहाँ, लेंटिल्स कहाँ पे आता है, तो ये रबी क्रॉप में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम रट्टा मार रहे हैं सुबह शाम, ये नहीं करना है। अब यहाँ पे समझिए कि एमएसपी जो दिया जाता है ना इसमें भी आपका डिफरेंट डिफरेंट तरीके का कैटेगरी है। 3 मेथड यहाँ पे दिया गया था। स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि 3 मेथड है, लेकिन उनमें से भी सजेस्ट किया गया था कि किस तरीके से एमएसपी हमारे भारतीय किसानों को देना है। तो 3 मेथड आप देखिए, एक है A2, सेकेंड वन इज़ A2 प्लस FL एंड थर्ड वन इज़ C2। फाइन। तो A2 कहने का मतलब है कि एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, यानी कि जितना भी किसानों का खर्च हो रहा है उसका एक्चुअल उनको कॉस्ट पे करना है। A2 प्लस FL में क्या होता है कि एक्चुअल पेड तो करना ही है, साथ ही यहाँ पे जो फैमिली लेबर की जो वैल्यू है उसको भी इंक्लूड करना है। आप देखते हो कि किसान के फैमिली में, किसान कहने का क्या मतलब होता है, आपके माइंड में एक पिक्चर छप जाती है कि हाँ कोई आदमी होगा जो किसान होगा, उस घर का मुखिया होगा, दादा होंगे, पापा होंगे, ठीक है, इस तरीके का, या भाई होंगे, ऐसे हम लोग समझते हैं, ठीक है।
या हस्बैंड होंगे। लेकिन कोई महिला उस घर की किसान है, ऐसा हम लोग नहीं सोच पाते। उस घर के जितने बच्चे हैं वो किसान है, ये हम लोग नहीं समझ पाते। एक फैमिली में अगर 7 पीपल्स है ना, तो वो 7 पीपल्स जो है वो किसान होते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम अपना देते हैं। जिनको जिस तरीके का टाइम मिलता है वो जाकर खेत में अपना टाइम जो है वो बिताते हैं, वो केयर करते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ आप समझिए। तो फैमिली की लेबर भी इंक्लूड की जाती है A2+FL में। C2 में क्या होता है ना कि पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होता है। इसमें आप समझो कि कोई किसान जो है दूसरे की ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो उनको रेंट भी देना होता है। तो वो रेंट कहाँ से आएगा, तो उस रेंट को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये होता है C2 में। A2 में क्या होता है कि एक्चुअल जितना इनपुट लगा है उतना आउटपुट मिलना चाहिए। A2+FL में क्या होता है कि फैमिली लेबर भी, यहाँ पे FL मीन्स फैमिली लेबर भी इंक्लूड होना चाहिए। C2 में क्या होता है कि जो यहाँ पे रेंट वगैरह में काम करते हैं, तो उनकी एक्चुअल रेंट भी जो है यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। अब बराबर टसल चलता है कि A2 पे यह हो या फिर C2 के बेसिस पे हमारे कंट्री में मिले। तो ये डिबेट आपका चलते रहता है। आप देखो कि A2 C2 ये सब जो है यहाँ पे आपका जो है प्रॉब्लम होती है, इसमें आपका चलते रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बातें होती है कि 50% जो C2 का कॉस्ट है वो आपका एडेड होना चाहिए, जो प्रॉफिट कंपोनेंट है MSP को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये भी कई बार ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक बात बताइए कि हमारे किसानों को दिया किसके बेसिस पे जाता है? हमारे इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो A2+FL है, लेकिन हमारे किसानों का डिमांड है C2 का, ठीक है। और यही चीज़ें एक्चुअल MS स्वामीनाथन कमेटी का भी रिकमेंडेशन था कि C2 के बेसिस पे MSP देना चाहिए सरकार को, और C2 के बेसिस पे 1.5 टाइम्स ज़्यादा देना चाहिए। ऐसा कहा गया था MS स्वामीनाथन जी के द्वारा, ठीक है। लेकिन वही बात है कि A2 और C2 में टसल चलता है, और हमारे इंडिया में अभी फॉलो किया जा रहा है A2+FL। फाइन। अब यहाँ पे कुछ देख लीजिए कि जो फ्रेमवर्क है MSP का, एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट जो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहला है कि यहाँ पे देखा जाता है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम है, MSP PSS है, जो कि ये MSP के केस में जो है जितने भी नोटिफाइड क्रॉप है, 23 क्रॉप है, उसके ऊपर ये PSS देखा जाता है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम है ये। साथ ही यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, यानी कि कमोडिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें कि MSP आपका नोटिफाई नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे आपके फ्रूट वेजिटेबल्स है, दूसरे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट भी है, जहाँ पे MSP नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पे मार्केट में इंटरवीन करके जो है देखा जाता है कि कितना इसकी दाम वगैरह है और कितना यहाँ पे बेचा जा रहा है, किसानों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। साथ ही प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी है, एक स्कीम है जिसमें कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप देखते हो कि आलू प्याज टमाटर की जो दाम है वो बढ़ जाती है, तो इससे आम जनता पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी लाया गया है। साथ ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेशन फॉर सेंट्रल पूल है। वीट और पैडी आप देखोगे जो कि यहाँ पे प्रोक्योर किया जाता है, जिससे कि बफर नॉर्म्स की जो ज़रूरत है उसको मीट कर सके, और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। PDS एक तरीके का सिस्टम है जिसमें आप देखो कि जो BPL फैमिली के लोग हैं ना, उनको सस्ते दाम में, सब्सिडाइज्ड रेट में उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया जाता है। तो ये सरकार भी जो MSP के थ्रू जो बहुत ज़्यादा यहाँ से वीट और पैडी लेती है पंजाब हरियाणा के किसान के द्वारा, तो ये वीट और पैडी इसीलिए इतना ज़्यादा प्रोक्योर किया जाता है, जिससे कि जो उनका PDS का मुद्दा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो उनको BPL के थ्रू जितने भी लोग आते हैं उनको यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना है वो आसानी से प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए आप। अब देखिए जो रिफॉर्म है वो यहाँ पे PM आशा के थ्रू ही स्टार्ट हो चुका था। PM आशा एक तरीके का स्कीम जो लाया गया था 2 साल 3 साल पहले, तो ये रिफॉर्म उसी समय आया था, इसी में ये सारे जो है पॉइंट्स रखे गए थे। PM आशा स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इसमें आप देखो कि की कंपोनेंट क्या है। सबसे पहले तो यही है, प्राइस सपोर्ट स्कीम रखा गया है। इसके अंदर क्या है कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट किया जाता है, यानी कि सरकार यहाँ पे लेती है पल्स, ऑयल सीड, कोपरा, ये यहाँ पे सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम है, यानी कि अगर यहाँ पे प्राइस की कमी हो रही है तो उसके लिए किसानों को पेमेंट करना होगा। इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पे डिफरेंस देखा जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट पेमेंट किया जा रहा है MSP के थ्रू, और जितना यहाँ पे किसान जो है सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को वो भी मार्केट में, ठीक है, ये सेलिंग रख लीजिए, इसके बीच में कितना डिफरेंस है ये भी पेमेंट करना है। मान लीजिए कि जो सेलिंग है यहाँ पे किसान जो बेच रहे हैं, मान लीजिए प्याज जो है वो 40 रुपीज़ पर केजी वो बेच रहे हैं, और सरकार जो MSP इस पे लगाई है वो 5 रुपीज़ पर केजी लगाई है। अब इसके बीच में जो आपका डिफरेंस है वो कितना हो गया, तो ₹35 का हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि किसान को यहाँ से फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है, चाहे वो मार्केट प्राइस को लेकर हो रहा होगा या MSP को लेकर हो रहा होगा, उनकी लागत पूरी तरीके से नहीं हो रही है, तो एक और भी बात रखी गई है जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इट मीन्स कि MSP जो यहाँ पे सरकार के द्वारा सेट किया गया है, और जो एक्चुअल यहाँ पे मार्केट के द्वारा यहाँ पे जो सेल करने पे उनको पैसा मिल रहा है, अगर उससे भी पूर्ति नहीं हो पा रहा, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे इनको पे किया जाएगा, ठीक है।
साथ ही यहाँ पे आपका प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम भी है। इसके साथ साथ आपका ये भी डिसाइड किया गया है ऑयल सीड के लिए कि स्टेट के पास ऑप्शन है ना कि वो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी इंक्लूड हो सकती है इस तरीके के ऑयल सीड्स वगैरह को प्रोक्योर करने के लिए। तो ये राज्य सरकार के पास जो है वो अधिकार है। ठीक है, तो ये 3 बातें यहाँ पे पीएम आशा के अंदर है, जो कि प्राइस सपोर्ट स्कीम है, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम है और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम भी है। कुछ रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। मैकेनिज्म जो यहाँ पे लाया गया है एमएफपी को मार्केटिंग करने के लिए, वो भी एमएसपी के थ्रू, और डेवलपमेंट किया जा रहा है वैल्यू चेन ऑफ एमएफपी स्कीम। तो ये स्कीम है क्या, ये समझते हैं। एक्चुअली ये स्कीम आज का नहीं है, बहुत पुराना है, जो कि 2013 का है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंड दिया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ परसेंट दिया जाता है। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम है। ठीक है, तो जैसे आप देखते हो कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, स्केड्यूल कास्ट के जो स्केड्यूल ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं वो मेनली फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो उनको उनके लाइवलीहुड को और बेटर करने के लिए, उनकी इनकम को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्कीम्स लाया गया था। तो यहाँ पे क्या है कि फेयर प्राइस मिलना चाहिए। जितने भी इस तरीके के लोग हैं, स्केड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, वो जो भी यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कहने का मतलब है कि जो फॉरेस्ट से छोटी छोटी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती है, टिम्बर वगैरह आप देखते हो, लकड़ियाँ होती है, रोज़ वुड होते हैं, और बहुत सारे लीव्स और होते हैं, बैम्बू स्टिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो जिसको वो लोग कलेक्ट करते हैं और मार्केट तक बेचते हैं। तो वो जो गैदर करते हैं उनका उनको फेयर प्राइस मिलना चाहिए। उनके सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट को पूरी तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल करे, तो ऐसा ना हो। साथ ही ह्यूज सोशल डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा एमएफपी गैदरर्स के लिए। और एमएसपी की अगर बात करें, जो कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग का, प्राइमरी प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, जो कि हर एक राज्य का होता है। तो इसके ऊपर एमएसपी जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। साथ ही आप यहाँ पे देखो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात की जाती है एमएसपी के थ्रू। क्या है कि जो यहाँ पे जितने किसान हैं ना, उनको कनेक्ट करने की बात की जाती है, चाहे वो ट्राइबल्स में हो, चाहे वो मार्केट में हो। ठीक है, और एक हाट बाज़ार लगता है। हाट बाज़ार आप लोग सुने होंगे, जहाँ पे ग्रासरूट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हाट बाज़ार लाया गया है, जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे स्टोरेज हो सके, एमएफपी जो प्रोक्योरमेंट है वो बेटर तरीके से हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके, मार्केटिंग हो सके। मार्केटिंग के लिए ये सारे जो प्रोडक्ट है ना, ये सरकार के द्वारा एक स्कीम भी 2018 में लाया गया है, जिसे वन धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, जिसमें कि जो वन धन यानी कि जंगलों से जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हो पा रही है और ले पा रहे, वो एक तरीके का धन है, उससे जो भी लोग हैं वो अपनी इनकम को बढ़ा सके। तो ये आपका कार्यक्रम लाया गया था। और इसकी नोडल एजेंसी है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ भी ट्राइबल पीपल्स के बारे में बात हो, स्केड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के बारे में बात हो, तो वहाँ पे एक आपका ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाता है, जिसे हम लोग ट्राइफेड कहते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। तो उनका ये अधिकार है कि वन धन विकास कार्यक्रम को जो है बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एमएफपी की भी बात होती है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए ये सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे मार्केटिंग वगैरह हो रहा है। ई नैम है, जिसे हम लोग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। ठीक है, मंडीज़ हैं, बहुत सारे मंडीज़ हैं जिनको लिंक किया जा रहा है ई नैम, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप देखोगे कि 65% जो है ना, ये लॉकडाउन के बाद ये राइज़ हुआ है, यानी कि ई नैम ऑनलाइन मंडीज़ जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 177 मोर मंडीज़ जो है वो ई नैम पे आए हैं। और टोटल आज के डेट में हमारे कंट्री में कितने हो गए हैं, तो टोटल मंडीज़ जो ई नैम पे है वो 1962 हो चुके हैं, 962। ई नैम क्या है? पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। पैन इंडिया कहने का मतलब है कि पूरे इंडिया के कोने कोने तक ई नैम जो है स्कीम है वो काम करेगा। ट्रेडिंग पोर्टल है, यानी कि एक तरीके का आपका ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें कि आपको लॉगिन पासवर्ड डालकर जो है अपना एक पोर्टल ओपन करना है, जिसमें कि ऐसा नेटवर्क है जो कि मंडीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पूरे कंट्रीज़ में। इसको यहाँ पे एपीएमसी के द्वारा रन किया जाता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है ना, इनके द्वारा ये मंडी रन किया जाता है। और इनके द्वारा एक यूनिफाइड जो नेशनल मार्केट है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए, उसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है। स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर अगर कंसोर्टियम देखें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, फार्मर वेलफेयर के अंदर है, ये एक्चुअली लीडिंग एजेंसी है जो कि ई नैम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है अगेन कि ई नैम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं। तो ई नैम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो यहाँ पे है वो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। और कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ऑब्वियस है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ही होंगे। एक्चुअली ई नैम को 2016 में लाया गया था, लेकिन इसका प्रोग्रेस जो था ना वो बहुत स्लो था। बहुत सारे स्टेट जो थे ना वो यहाँ पे एपीएमसी कानून के साथ इसको अमेंडमेंट ही नहीं किए थे।
साथ ही बहुत सारे फार्मर्स थे जो कि इस कोऑपरेटिव का पार्ट ही नहीं थे। साथ ही आप देखो कि बहुत सारी मंडीज़ थी जो कि उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। तो इसीलिए ई नैम जो है आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर ये प्रोग्रेस नहीं हो पाया, इसका प्रोग्रेस बहुत स्लो था। लेकिन आज की डेट में ये पोस्ट कोविड और लॉकडाउन के बाद देखने को मिल रहा है कि हाँ, इसमें लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं और इसमें इसकी बात चल रही है। रिसेंटली आप देखो सेंटर के द्वारा यहाँ पे कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए। सबसे पहला क्या है कि ट्रेडिंग मॉड्यूल लाया गया, यानी कि जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें आपके बड़े बड़े किसान जो है इंक्लूड होते हैं। तो उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया जिससे कि वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे कलेक्शन सेंटर से वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, व्यापार करते हैं और बिना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मंडीज़ को इंक्लूड करें। वो डायरेक्ट जो है ना कलेक्शन सेंटर से ही जितनी भी पैदावार है, जितने भी क्रॉप्स हैं, उनको जो है उनका व्यापार करते हैं। एक वेयर हाउस बेस्ड यहाँ पे ट्रेडिंग मॉड्यूल लाया गया, लॉजिस्टिक मॉड्यूल लाया गया, जिसमें कि जितने भी यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे ऑफ़र किया गया कि वो अपनी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है वो बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए ई नैम जो है आज की डेट में थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली हो चुका है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और बेटर तरीके से बढ़ चुकी है। ठीक है, ई किसान मंडी भी लाया गया था। ये है क्या, इसके बारे में समझिए। पहली ई किसान मंडी जो है ये पुणे में ऑपरेशनल हुई। एक्चुअली ये आपको नाफेड के अंदर देखने को मिलेगा। नाफेड स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अगर हम लोग देखें ई नैम किस पे फोकस करता है तो एपीएमसी में करता है, लेकिन ई किसान मंडीज़ जो है ना वो यहाँ पे फार्मर्स को लाते हैं, एग्री प्रोड्यूसर्स को लाते हैं, ट्रेडर्स को लाते हैं, स्मॉल बायर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाते हैं, जिससे कि जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है उसका यहाँ पे ट्रेडिंग यानी कि व्यापार अच्छे से हो सके। ठीक है, साथ ही आप देखो कि हब एंड स्पोक मॉडल में ये आपका ऑपरेट किया जाता है, जिसमें कि नाफेड जो है ना वो यहाँ पे लैंड को ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और एज ए हब जो कि यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जैसा फार्मर प्रोड्यूस कॉर्पोरेशन जैसा जो है उस एरिया में काम करते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि एक पूरी तरीके से एरिया है जो कि आप इसके अंदर जो है यहाँ पे फोकस करो और इसी से जो आपका यहाँ पे उत्पादन होगा, जो आपका यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन होगा, फिर उसको मार्केट तक लेकर जाओ। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू जो है ई किसान मंडीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है, तो ये याद रखना है। अब बहुत देर से ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अब ये ऑपरेशनल गाइडलाइंस लाया गया है, रिलीज़ किया गया था कि कैसे एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। तो एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल एंटिटी होंगे जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा इसको फॉर्म किया जाएगा। यानी कि कौन होंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे किसान होते हैं, या तो दूध उत्पादन वाले मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वीवर्स होते हैं, रूरल आर्टिशंस होते हैं, क्राफ्टमैन होते हैं। तो ये सब प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो कि कुछ ना कुछ जो है प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखो तो एक टाइप ऑफ यहाँ पे प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पे मेंबर्स जो है वो किसान होते हैं। और आज की डेट में आप देखो कि अराउंड 5000 इस तरीके का जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में फंक्शन कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े किसान भी होते हैं और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, अब इनको कैसे ये ऑपरेशनल में करना है, ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। एक्चुअली एफपीओ के अंदर मिनिमम जो फार्मर मेंबर है उनकी साइज़ 300 होनी चाहिए प्लेन में, और नॉर्थ ईस्ट में 100 होनी चाहिए, हिली एरिया में भी 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ़ जो है मिनिमम रखा गया कि कितने फार्मर्स होंगे तभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। तो प्लेन एरिया में 300 है एंड नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर हिली एरियाज़ वो 100 है। फॉर्मेशन और जो प्रमोशन है एफपीओ का वो यहाँ पे प्रोड्यूसर क्लस्टर एरिया के बेसिस में होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया मतलब कि एक जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट जो नेचुरल ग्रो जो भी क्रॉप है उसकी प्रोड्यूस हो रही है। नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो यहाँ पे इसको सेटअप करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होंगे, तो स्मॉल फार्म जो एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, नाफेड होंगे, नेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पे आपका डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी एनसीडीसी है, ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नाबार्ड होंगे। साथ ही स्टेट और जो यूटीज़ है वो भी इसको इम्प्लीमेंटिंग कर सकते हैं। साथ ही क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा और प्रोविज़न होगा इक्विटी ग्रांट के लिए जो कि सरकार के द्वारा भी दिया जाएगा। यहाँ पे पैसे वगैरह भी हेल्प किया जाएगा अगर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं सही से रन कर पा रही है तो ये सारी बातें इसमें रही। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि जो ये कंसोर्टियम है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, वो यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा जो एफपीओ है ना उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प किए हैं ओवर 5 ईयर्स। 2019 से 20 ये स्टार्ट किए, तो इनका ये मानना है कि 10,000 एफपीओ को ये यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे इस कंसोर्टियम से बोले हैं कि आप हेल्प कीजिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करने में। ठीक है, जो कि टारगेट लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। आज की डेट में आप देखो कि कितने एफपीओ है, तो यहाँ पे हमारा 5,000 एफपीओ है, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में 10,000 तक और बढ़ाना है। तो ये जो 10,000 एफपीओ होगा
तो यहाँ पे 10,000 फार्मर्स जो है वो यहाँ पे रिसेंटली जो अप्रूव किया गया फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, तो इस स्कीम का पार्ट है। एफपीओ की बात करें तो ये आपका जो बनाया जाता है, प्रमोट किया जाता है, वो भी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है कि एफपीओ को कौन फॉर्म करता है, कौन प्रमोट कर रहा है, तो वो है क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रायोरिटी यहाँ पे दिया जाएगा वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? अति पिछड़ा राज्य। नीति आयोग के द्वारा 116 ऐसे राज्य को जिला को निकाल कर लाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है। वहाँ पे लोगों को बेसिक एमिनिटीज़ जैसी फैसिलिटी भी मिलती नहीं है। डेली का खाना, कपड़ा पहनना, रहना, जो भी यूज़ का सामान होता है वो भी नहीं मिल पाता। तो एटलीस्ट यहाँ पे भी एफपीओ का फॉर्म करने के लिए यहाँ पे प्रायोरिटी दिया गया है। और एटलीस्ट एक जो एफपीओ है ना वो हर एक ब्लॉक में होना चाहिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है। अब ये जो कंसोर्टियम है ये तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसके अलावा भी आप देखो कि नबार्ड भी है, एनसीडीसी भी है। तो आपसे सिर्फ ओनली करके ये पूछ लिया जाए कि यही सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ओके। तो आज के लिए गाइस इतने ही रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ ट्रेडिंग के साथ। तो मिलते हैं कल हम लोग। आज के लिए बस इतनी ही। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और डेली आप लोग को यहाँ पे 4 बजे अगर वीडियो देखनी है, हमारे साथ विज़न आईएएस की करंट अफेयर्स को डिस्कस करनी है, तो आप लोग यहाँ पे 4 बजे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके। तो मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।